चले. So hey class 9, a very good afternoon to all of you. Welcome back on this online phase. ठीक है. चले, I'm your Nandini ma'am and today I'm here with the chapter fundamental unit of life. Although I know हम ये chapter एक बार क्लास में कर चुके हैं, but still I just wanted कि चलो एक go through हम दोबारा से ले लेते हैं इसका. देखिए बेटा, बायोलॉजी का ये वेरी फर्स्ट चैप्टर है और जब आप 9th क्लास में आते हैं, 9th क्लास की जो साइंस है ना, इट इज द फाउंडेशन साइंस. आपकी वो साइंस जो है इतनी इंटरेस्टिंग है दैट यू गेट ऑन टू डील अप विद डिफरेंट फील्ड्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो ये बायोलॉजी का आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है. अब बायोलॉजी मतलब क्या होता है? देखो बेटा, बायो मीन्स लाइफ. यस, इट इज लाइफ. और लॉजी जहां पे भी लिखा आता है ना, दैट डिनोट्स कि ये एक क्या है, स्टडी है. तो हम लाइफ की स्टडी कर रहे हैं. दिस इज योर बायोलॉजी. और जब आप लाइफ की स्टडी करते हो तो उसमें हम सेल जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. दैट इज कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए. द चैप्टर्स नेम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट. तो अगर आप अपने आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हो वो सबके सब किस चीज से बने हैं? सेल्स. तो सेल क्या हो गया बेटा? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. वेरी गुड. अब देखो बेटा, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना हम कैटेगराइज कर रहे हैं. किस हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं? डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास कितने नंबर ऑफ सेल्स है. ठीक है. अब कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है मनन. अगर एक ही सेल हुआ तो इट इज यूनिसेलुलर और ज्यादा होंगे तो मल्टी सेलुलर. वेरी गुड. अब यूनिसेलुलर बोले तो सिंगल सेल, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है ना वो एक ही सेल का बना हुआ है. यस, सरिता, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यस बेटा, गिव मी एन. हाँ जी, very good, it is bacteria. Raghav, give me an example of multicellular organism जो एक से ज्यादा सेल से बना है. Yes, yes Raghav, give me an example of multicellular organism. Yes, हम मतलब humans and कोई भी डॉग, कैट, काउ, जो मर्जी ले लो, राइट. क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब देखिए, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना है, दैट मींस एक छोटा सा जो सेल है इट इज एबल टू कैरी आउट सारी की सारी बेसिक फंक्शनल एसेंशियल जो भी फंक्शंस आपके ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए चाहिए हैं, सर्वाइव करने के लिए चाहिए हैं, वो सब वो सेल कर पा रहा है. That is the reason why the cell is termed as the structural and functional unit of life. Is it clear? बिंदु, yes, क्या ये बात क्लियर है बेटा? यस मनन, आपको क्लियर है? बिंदु, आपको क्लियर है बेटा कि why we have yes, cell? ठीक है जी, चलें फिर आगे. सेल बायोलॉजी क्या हुई? इट इज द स्टडी ऑफ सेल्स. किस हिसाब से हम पढ़ते हैं? इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज सेल डिस्कवरी. अरे भैया, सेल डिस्कवर किसने किया? अब ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, मैम किसने डिस्कवर किया? पूरी की पूरी बायोलॉजी बना दी उसने. रॉबर्ट हुक. यस, रॉबर्ट हुक. जो सेल था ना बेटा, ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है सेलुला. सेलुला का मतलब होता है छोटा सा रूम. यस, अ लिटिल रूम. रॉबर्ट हुक, ही वाज द पर्सन जिसने सेल को ढूंढा, जिसने सेल डिस्कवर किया. लेकिन इसने जो सेल ढूंढा था ना, दैट वाज अ डेड सेल. डेड सेल था. वो भी अराउंड 1665 में. इसने एक बड़ी पतली सी स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया. एक वो सब्सटेंस है जैसे ट्री होता है ना बेटा, उसके ऊपर की आउटर कवरिंग, जैसे ये ट्री है तो इसके ऊपर ये आउटर कवरिंग लगी होती है ना, बाक जिसको बोलते हैं, वो इसने ली. और उसमें इसने देखा कि एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उसको नजर आया, तो उसने उसको नाम दिया सेल. सेल को आप इंग्लिश में प्रिजन के नाम से भी जानते हो, क्लोज्ड कंपार्टमेंट के नाम से भी जानते हो. देन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई आपके जो साइंटिस्ट थे, ऑब्वियसली जब एक बार सेल डिस्कवर हो गया तो एक एक फील्ड खुल जाता है ना, अनलिमिटेड फील्ड है. तो अब एंटोन वन ल्यूवेनहॉफ ने एक फर्स्ट लिविंग सेल को ढूंढा था एंड दैट वाज इन 1674 एंड इट वाज अ बैक्टीरिया जिसको उन्होंने ढूंढा था. ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? ल्यूवेनहॉफ. और जो सेल था दैट वाज रॉबर्ट हुक. और भी बड़े सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया, जैसे फॉर एग्जांपल रॉबर्ट ब्राउन है. इन्होंने क्या किया? इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. ठीक है. देन पुरकिंजे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की टर्म हमें दी. देन हेकेल ने हमें ये बताया कि जो न्यूक्लियस है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी ट्रेट्स.
ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी सेल थ्योरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे तो आप 3-4 स्टार भी लगा लोगे तब भी कम है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पोस्टुलेट्स सेल द पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। ये हमें दी है शेल्डन एंड शिवॉन ने, और उन्होंने क्या कहा, सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है बेटा, ये नंबर 1 पॉइंट है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स आर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपके दो मेन पोस्टुलेट्स हैं जो शेल्डन और शिबॉन ने दिए। नंबर 1 is all organisms are composed of cells and cell products. Number 2, cells are the structural and functional unit of life. अब ये तो ठीक हो गया था। कुछ टाइम के बाद जो बायोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, वो एक चीज उनके दिमाग में आई कि भाई जो नए सेल्स बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हाउ कम न्यू सेल्स आर बीइंग कैसे आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। सो ये जो क्वेश्चन आया, इसको सेटिस्फाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने, और जो उन्होंने हमें आंसर दिया कि हाउ द सेल्स आर बीइंग फॉर्म, यस, कैसे वो अराइज हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो उस पॉइंट को बाद में सेल थ्योरी में ऐड किया गया था। तो जो लेटर ऑन एडिशन है वो क्या है, ऑल न्यू सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से ही सेल्स हैं उनमें से ही नए सेल्स बन रहे हैं। ऑल टुगेदर ये नहीं कि बारिश हो रही है कहीं से खोद के निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। वो जो उस टाइम हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं में से नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं। सो दिस वाज एन अडेप्टेशन या दिस वाज एन एडिशन सेल थ्योरी में, और किसने हमें दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके यूज होते हैं सेल पढ़ने के लिए, नेचुरली आपके क्या है वो माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम 8th क्लास में पढ़कर आए हैं सेल के बारे में, हमारी डेफिनेशन ही यही होती थी कि जो सेल हैं दे कांट बी सीन विद नेकेड आई, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, यू नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट। तो हमारे माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये फर्स्ट टाइप का माइक्रोस्कोप हो गया और ये सेकेंड टाइप का हो गया। फर्स्ट जो है वो क्या है, बीम ऑफ लाइट लेगा फॉर इल्यूमिनेशन, और यहाँ पे ग्लास लेंसेज यूज होते हैं। जबकि आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वी यूज इलेक्ट्रॉन्स, उसकी बीम को यूज करते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो यूज होते हैं। यस, अब न्यूक्लियस के बेस पे आपका जो सेल है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस जो है इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर, आपका एक तरह से रिमोट है, वो पूरा का पूरा दिमाग है वो। ठीक है, उसके हिसाब से हम सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 इज योर पुराना पुश्तैनी सेल विच इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, वेरी गुड, विच इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। और जो दूसरा है, जो आजकल का असली न्यूक्लियस है, वो है हमारे यूकैरियोटिक। यस, राघव, गिव मी द मीनिंग ऑफ प्रो। प्रो मतलब, यस राघव, आर यू देयर? नाउ आई विल थिंक ऑफ कि भाई अब तो गेम शेम चल रही मैम है। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, वेरी गुड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैरियो? यस मनन, व्हाट डू यू मीन बाय कैरियो? मैम न्यूक्लियर। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। नहीं बच्चा, न्यूक्लियस। प्रो का मतलब बिल्कुल ठीक है राघव, इट इज प्रिमिटिव। कैरियो मतलब इट इज न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके पास पुराने वाला न्यूक्लियस था। ठीक है, यस, जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, पुराने वाला न्यूक्लियस होता है, उसको हमने क्या नाम देना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले तो ये देखते हैं भैया पुराने वाला न्यूक्लियस कैसा था। कैसा था वो, कि उसमें क्या नहीं थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है। ठीक है, क्या नहीं होती है बिंदु? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। एब्सेंट होती है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, ये बात याद रखनी है। दूसरा, इसमें ना मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होती है, जो और जैसे हमारे प्लास्टिड्स हो गए, ये सारी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में यू हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, मतलब दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो न्यूक्लियस में इनक्लोज होता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास एक सेल है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक, अब यहाँ पे अगर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। अगर ये मेम्ब्रेन ना होती
तो हम क्या बोल देते हैं, इट इज प्रोकैरियोटिक। इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होती है। गॉट इट बेटा, समझ आ गया इतना? देन यू हैव सेल शेप। अब सेल शेप का मतलब क्या है? जो सेल शेप होती है ना वो वेरी करती है, इट इज नॉट फिक्स्ड कि हाँ जी सेल की शेप ऐसी होगी, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपका जो वो पर्टिकुलर सेल है वो क्या फंक्शन कर रहा है, उसकी सरफेस टेंशन कितनी है, उसकी विस्कोसिटी क्या है प्रोटोप्लाज्म की। तो मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है दैट इज फंक्शन, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब कि आपका जो प्रोटोप्लाज्म है हाउ डेंस इट इज, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डेंस है तो नेचुरली उसको उसको होल्ड करने के लिए यू नीड टू हैव सम इंटैक्ट शेप, राइट। सेल साइज भी डिफर करता है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है दैट इज बिटवीन 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10 to the power -6 मीटर, ठीक है। नैनो होता है 10 to the power -9 मीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है। ये है 1 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक सेल हमारा 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। सेल वॉल्यूम जो है वो पर्टिकुलरली कांस्टेंट रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए वो कांस्टेंट रहता है, उसका साइज से कोई लेना देना नहीं है ऑर्गेनिज्म के। नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है बेटा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना उसमें नेचुरल देखो, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बैक्टीरिया ले ले और एक एलिफेंट ले ले, तो ये तो एक कॉमन सेंस है कि जो एलिफेंट होगा उसमें काफी ज्यादा सेल्स होंगे। उसमें ऐसे नहीं होता कि सेल का साइज बड़ा होगा, नहीं, सेल का साइज तो छोटा ही रहता है, आप नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ा देते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब सेल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। जो जितने भी सेल्स है ना उनके 3 मेजर फंक्शनल रीजन होते हैं। कितने फंक्शनल रीजन होते हैं बेटा? 3। कितने? 3। और कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो आपकी ऑर्गेनेलीज हैं वो साइटोप्लाज्म में ही आ जाएंगे, ठीक है जी। ओके सरिता, जो आउटर सेल बाउंड्री होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है जी, साइटोप्लाज्म। और उसमें आपकी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस आपको लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आता है, और जितनी बाकी सारी ऑर्गेनेलीज हैं उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, अदरवाइज वो नहीं दिखती है, मतलब वो इतनी छोटी होती है, ठीक है। अब पहली हम देखते हैं जो फर्स्ट फंक्शनल रीजन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल का ये आउटर कवरिंग होती है। देखिए एनिमल सेल में इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, वेयर एज इन प्लांट्स ये आपका इसके बाहर भी एक होती है, सेल वॉल। यस, इट इज सेल वॉल। तो ये आपको हर ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। लिविंग होती है, इस बात का ध्यान में रखो कि इट इज लिविंग, इट इज वेरी डेलिकेट, इलास्टिक होती है एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देखो, लिविंग मतलब जिंदा है, रिपेयर चलता रहता है इसका, ठीक है। डेलिकेट मतलब वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। इलास्टिक मतलब आपकी शेप जो है वो इधर से उधर हो सकती है, इट कैन स्ट्रेच ऑल्सो। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है बेटा कि कुछ चीजों को ये जाने देती और मतलब परमिशन देती है अपने आप को क्रॉस करने के लिए, और कुछ को नहीं देती है। इट्स अराउंड 7 नैनोमीटर थिक, वही हो गया ये नैनोमीटर मतलब। यस राघव, 10 to the power -9, ठीक है जी। अब है इसकी कॉम्पोजिशन। जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसेकेराइड्स। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं दे अकाउंट फॉर 75% इन अमाउंट, मतलब ज्यादातर ये फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी है, रेस्ट इज प्रोटीन ऑल्सो, ठीक है। स्ट्रक्चर हम इसका एक्सप्लेन करते हैं बाय द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसमें क्या होता है, 2 लेयर आपके ना फॉस्फेट की होती हैं, और 2 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, या तो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। जो लेयर के बीच में आ गए दैट इज इंट्रिंसिक, जो बाहर होंगे दैट इज एक्सट्रिंसिक, ठीक है जी। 2 टाइप के प्रोटीन हो गए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस देखो क्या है। सबसे पहला फंक्शन है डिफ्यूजन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। होता क्या है डिफ्यूजन? यस, हु विल टेल मी? The movement of any material from high concentration to low concentration. It is faster in gaseous state.
Yes. ma'am. Okay. So it is the movement which is taking place across plasma membrane and इसमें concentration gradient follow किया जाता है. What is that concentration gradient? Concentration gradient होता है from high concentration to low concentration. जो चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक बीकर लेते हैं, हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी किया है, यहाँ पे हमने एक पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाला, धीरे 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 वो पूरा फैल जाता है. सो यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे कम थी, तो ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक इनकी कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं हो जाती. सो इट इज वेरी फास्ट इन द गैसियस स्टेट. जैसे जब खाना बन रहा होता है, गरम गरम खाना, तो कैसे महक आपके रूम तक पहुंच जाती है, राइट. नेक्स्ट इज योर ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है जैसे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. इसमें ध्यान रखना है, द इंपॉर्टेंट टर्म इज वाटर मॉलिक्यूल्स. ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं एंड दैट इज आल्सो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. प्योरली मैकेनिकल डिफ्यूजन है, कोई एनर्जी नहीं यूज हो रही इसमें, ठीक है, ये ध्यान में रखना है. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में देयर इज नो एनर्जी एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट कम्स द मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. अब इसका क्या मतलब होता है? इसमें ना क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स मिले होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विच आर कॉल्ड एज परमिएजेस. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को हेल्प करते हैं मूवमेंट कराने में. ठीक है जी, मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं. अब हमने जब केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, तब भी हमने ये स्टेटमेंट किया था कि जो सोल्यूशन होता है ना, वो 3 तरह का होता है. ठीक, अब हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन ले रहे हैं, जैसे कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. अब इसका क्या मतलब है, मैं विद इन अ सोल्यूशन की बात कर रही हूँ. जो सोल्यूशन होता है वो 2 चीजों का बना होता है, वन इज सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. ठीक, अगर मेरा सोल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, द सॉल्वेंट इज मोर. ठीक है बेटा, जैसे पानी ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी ज्यादा है, सोल्यूट कम है. हाइपरटोनिक में क्या हुआ, हाइपर मतलब ज्यादा, क्या ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है. ठीक है, अगर मैं एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगी, अब मेरे को आप बताएंगे बिंदु, आप बताओ बेटा, ये है पानी, ठीक है, और प्लस थोड़ा सा सॉल्ट है. ठीक है, सॉल्ट बहुत कम है, मैंने यहाँ पे सेल रख दिया. अब क्या होगा, पानी जो है वो बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर आएगा? यस बेटा, कैन यू थिंक ऑफ. यहाँ पे पानी ज्यादा है, सेल के अंदर से बाहर जाएगा. अंदर से बाहर, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो करता है, मतलब इट फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो. अब यहाँ पे पानी ज्यादा है ना बेटा बाहर, तो अंदर कम है, क्योंकि सेल की तो जगह ही बड़ी थोड़ी सी होती है, राइट. तो ये वाला पानी इट विल मूव इनसाइड, जिसकी वजह से सेल जो है वो फूल जाता है. जैसे कि सॉरी, जैसे कि आप रेजिन्स को पानी में रख दो, आलमंड्स को पानी में रख दो, दे स्वेल अप, वो फूल जाते हैं, राइट. तो वो क्यों फूले, क्योंकि पानी की मूवमेंट जो है वो बाहर से अंदर जा रही है. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस. ठीक है बेटा. और जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, मतलब सोल्यूट ज्यादा है, नमक कम है, सॉरी सॉल्वेंट कम है, तो उससे क्या होगा, सेल का सारा पानी बाहर आ जाएगा. जैसे आप लोगों ने मुझे एग्जाम्पल दिया था बेटा क्लास में, वो लीच का एग्जाम्पल दिया था आपने. अगर आपकी बॉडी पे लीच चिपक जाती है, हम उसके ऊपर नमक डाल देते हैं. वो क्यों डाला, ताकि उसमें से जो फ्लूइड था वो बाहर निकल जाए एंड इट इट लीव्स आवर स्किन. ठीक है, तो प्लांट सेल जो है जब उसमें से पानी निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड. एंड एनिमल सेल जब निकल जाता है तो उसे क्रीनेटेड बोलते हैं. आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसो बोले तो सेम. ठीक है, इसमें हमारी कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहती है, जैसे कि रिंगर सोल्यूशन. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कंसंट्रेशन में कोई मूवमेंट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा. ओवरऑल चेंज नहीं होता, पर पानी हाँ अंदर जी, भी जाता है, बाहर आता है. हाँ. अब हमारा जो ट्रांसपोर्ट है ना, हम उसको 2 टाइप से लेके चलेंगे, फैसिलिटेटेड जो मीडिएटेड था, और एक्टिव. फैसिलिटेटेड मतलब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ चलता है, मतलब इसने कानूनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, लॉज के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता रहता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये थोड़ा सा कह लो अगेंस्ट द लॉ चलता है,
मतलब इट फ्लोज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और इसमें आपको एनर्जी यूज करनी पड़ती है। ये कहाँ आता है, ये हमने पढ़ा है 8th क्लास में, जब पानी अब्जॉर्प्शन होती है, वाटर अब्जॉर्प्शन होती है, तब क्या होगा, वाटर अब्जॉर्ब होता है। कैसे होगा वाटर अब्जॉर्ब, वाटर के साथ साथ मिनरल्स जाते हैं, राइट। देखो अब ये अगर एक रूट हम लेके चलते हैं, ठीक है जी, रूट का इतना सा सरफेस है। अब ये वॉल्यूम अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज रखोगे बड़ी डेंस नजर आएगी। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स इतनी दूर दूर हैं, अब न्यूट्रिएंट्स तो बाहर से अंदर ही जाएंगे ना, अंदर से बाहर तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हमें एनर्जी यूज करनी पड़ती है और मिनरल्स को रूट हेयर के इनसाइड लेके जाना पड़ता है। गॉट इट। नेक्स्ट टर्म इज एंडोसाइटोसिस। अब ये क्या होता है, ये है बेटा, ये भी एक फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, कि जो सेल मतलब किसी चीज को इंजेस्ट करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। इन सब में एनर्जी यूज होती है, जैसे कि फैगोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है जब सेल खाना खाता है, जैसे कि अमीबा के केस में होता है, ठीक है। अमीबा क्या करता है, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, वो अपनी मेम्ब्रेन से ही टेम्पररी स्टमक बना लेता है, खाना डाइजेस्ट कर लेता है, सो दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। फोटोसाइट, हाँ वो सूडोपोडिया से बनाता है, ठीक है जी। ठीक, फोटोसाइटोसिस क्या होता है, व्हेन द सेल इज ड्रिंकिंग, दैट इज टर्म्ड एज फोटोसाइटोसिस। और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इसमें भी हमारा एनर्जी यूज हो रहा है, बिकॉज इट इज आल्सो मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। गॉट इट बेटा। हाँ, नेक्स्ट इज योर एक्सोसाइटोसिस, जिसका मतलब क्या होता है कि सेल जो है वो वॉमिट कर रहा है, मतलब चीजों को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल जो है वो वॉमिट कर रहा है। नेक्स्ट इज योर सेल वॉल। नेक्स्ट जो हम जिस ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेल वॉल। ठीक बेटा, सेल वॉल क्या है, देखो पहली बात तो ये ध्यान रखो, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में तो होती ही नहीं है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, नॉन लिविंग है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग। इट इज फ्रीली परमिएबल, मतलब सबको परमिशन दे देती है अंदर जाने की, कोई कुछ नहीं, फर्क कोई रोका टाकी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इट इज सिक्रेटेड बाय सेल, वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाता है। प्लांट सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। किससे बनी होती है बेटा, सेल्यूलोज। जबकि फंगस की जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। किससे बनी होती है बेटा, काइटिन। ये भी 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके फंक्शंस क्या है सेल वॉल के, पहला, ये प्लांट सेल को टर्जिड बनाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्रीली परमिएबल है। देन इसके पास बड़े ही नैरो पिट्स होते हैं, जिससे क्या होगा, आपके इंटरसेलुलर कनेक्शंस बन सकते हैं। गॉट इट। मतलब जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपका सेल हो गया, इधर से भी एक सेल हो गया, अब यहाँ पे छोटे छोटे पिट्स होते हैं, ताकि वो इधर से इधर अपनी कोई बात पहुंचा सकते हैं, राइट। बात का मतलब होता है कोई न्यूट्रिएंट पहुंचाना है, कोई एंजाइम पहुंचाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियस। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस क्या है, देखो एक ये बहुत ही लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट है, और इसमें ना 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं, जो कि क्या बना देती है, न्यूक्लियर एनवेलप। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये जो मैं ब्लू कलर से कलर कर रही हूँ, दिस वन, दिस फॉर्म्स योर न्यूक्लियर एनवेलप। ये ऐसे ही यहाँ पे है, ऐसे ही ये रहा, तो एक तो आउटर बाउंड्री हो गई, दैट विल बी कॉल्ड एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक इनसाइड बाउंड्री हो गई, विच इज कॉल्ड एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है जी। इससे क्या होगा, ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या कर रहा है, हमारे न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट आउट कर रहा है, ठीक है जी। गॉट इट। ये आप देख पा रहे हो, दिस इज न्यूक्लियोलस। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज क्रोमैटिन। ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, एंड दिस स्पेस जहां पे ये क्रोमैटिन प्रेजेंट था, दैट इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसमें एक ग्राउंड सब्सटेंस है जिसे हमने नाम देना है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें 2 स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड होते हैं। कौन से 2 स्ट्रक्चर्स हैं, पहला इज न्यूक्लियोलस, जिसको आप प्यार से फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बोलते हो।
क्या बोलते हो बेटा, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, लेकिन यस दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, एंड यहाँ पे राइबोसोम फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि भाई ये राइबोसोम्स बना रहा है। जो राइबोसोम्स है ना बेटा, दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर प्रोटीन्स। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, दे आर थिन थ्रेड लाइक इंटरट्विन मास होता है, डीएनए होगा, प्रोटीन्स होता है। डीएनए मतलब वो आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है, मतलब हम कैसे दिखेंगे, हमारे आईज कैसी हैं, हमारे बाल कैसे होंगे, वो सब चीजें डिटरमाइंड होती हैं। और ये कंडेंस कर जाता है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। जब सेल जो है डिवाइड करता है तब ये काम में आता है। ठीक है जी, तब ये कंडेंस कर जाता है, मतलब शॉर्टन अप हो जाएगा और वो किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में। अब न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहला सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक लेके जाता है। ठीक है, अब सेल्स कुछ कोई ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके पास ये न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ये आपका 1 मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी ऑफ ह्यूमंस, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। एंड फ्लोएम सीव ट्यूब्स इन प्लांट्स, क्योंकि इनके लिए दूसरे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सेल डिवीजन। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे आते हैं क्रोमोसोम्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागों जैसे होते हैं, एंड दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस, एंड ये आपको सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे दिखते हैं। ओके, कब दिखते हैं बेटा, ये जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सिर्फ तब दिखेंगे। इनके पास सारी की सारी वो जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सब इनके पास है। ठीक है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये बना होता है डीएनए और प्रोटीन्स के साथ। ठीक है जी, डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म याद करना जरूरी है। ओके सरिता, काइंडली रिपीट। यस, इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यस, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राघव, कैन यू रिपीट दिस थिंग, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड? हाँ जी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड। जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज हिस्टोन्स। आपको पता है ये जो हमारा क्रोमोसोम होते हैं ना, दे आर लाइक इनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आप खुद ही देखो, सेल इतना छोटा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस इतना छोटा है, और सिर्फ क्रोमोसोम तो है नहीं, हमारे पास न्यूक्लियस में भी और सारी चीजें। सो इसको बहुत ही कॉम्पैक्ट करके बनाया गया, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। सेल डिविजन के टाइम पे ये सेंट्रोमियर जो है वो राइज हो जाता है, विच इज एक्चुअली योर कंस्ट्रक्शन होती है। और ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, हमारे पास ह्यूमंस में हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम उसको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, गॉट इट? यस मैम। चलिए